आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। और मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती। मैं आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूं। चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की। कल पार्ट 1 बना कर रखे थे और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया है मेरे चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आ जाइए उसका आगे से हम लोग बात करते हैं कि मैंने कल बहुत सारा चीज़ उसमें फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, कितने देश से मिलकर बने हैं, सब चीज़ बता कर रखा, देख लीजिए जाके एक बार। तो इन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम निकला पहला कि शीत युद्ध की शीत युद्ध की समाप्ति, मतलब शीत युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, यानी अब सिर्फ अमेरिका ही रहा एकमात्र शक्तिशाली देश। रूस यानी सोवियत संघ लगभग खत्म हो चुका था। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ का अंत हो गया। 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। समाजवादी विचारधारा को झटका लगा, पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा। सोवियत संघ से आज़ाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया और रूस को वह सभी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता। तो ये परिणाम निकले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। और भी दो परिणाम और है। देखिए, जो संधि यानी वैसे ट्रीटी जो सोवियत संघ द्वारा की गई थी वह सभी अब रूस द्वारा निभाई जाने लगी थी, क्योंकि रूस जो है अब वो लीडर बन गया था। यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी यानी लीडर जो है अब रूस बन गया था। परमाणु संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड, और ये क्वेश्चन में आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। सिंपल सा अर्थ है कि शॉक थेरेपी, यहाँ लिखा हुआ देखिए कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मीन्स ये हुआ कि देखिए, इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री अगर बताऊं आपको, तो बात क्या है कि साम्यवाद के पतन के बाद, मतलब सोवियत संघ साम्यवादी देश थे। जब साम्यवाद का पतन हो गया तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजर रहे थे, और गुजरे भी। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक यानी WB, जिसका पहले नाम IBRD हुआ करता था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का ये जो दोनों बना था ये 1944 में बना था। इसी को ये ब्रेटन वुड्स के समझौता के आधार पर बनाया गया था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एक था WTO, जिसका पहले नाम था GATT, गेट के नाम से जाना जाता था। 1995 में उसका नाम बदलकर WTO का आ गया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि 1944 में ये विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO यानी GATT का निर्माण हुआ था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। यानी दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। ठीक है, तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, और इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल की गई। तो वही होता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, दर्द देकर मरहम लगाना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब खत्म हो गया, टूट गया। अब सोवियत संघ 15 जो गणराज्य इसके साथ जुड़े हुए थे वो नहीं रहे, सब अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो नए देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। क्वेश्चन यही से बनता है कि शॉक थेरेपी का निर्माण किन्होंने किया, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। कब किया गया? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। बस इतना याद रखना है। तो जब क्या बताया गया कि शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, WB और IMF द्वारा, क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर बना था, कल से ही बता रही चीज़ हम, इसलिए वहाँ सभी उद्योग
सरकार के अधीन काम किया करते थे। अब सोवियत संघ के विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में मतलब 15 देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का प्रावधान बना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी था। बेहतरीन सबसे सटीक आंसर यही है कि शॉक थेरेपी का एक दूसरे शब्दों में कहा जाए ऑन अदर वर्ड्स तो गवर्नमेंट सेक्टर को मतलब सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में निजी सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी था। तो शॉक थेरेपी का उद्देश्य देखिए क्या क्या थे। शॉक थेरेपी जब बनाया गया तब उद्देश्य क्या रखा गया था कि राज्य की संपदा का निजीकरण होगा, मुक्त व्यापार को अपनाना होगा मतलब फ्री ट्रेड को, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। तो ये था हम लोग के पास शॉक थेरेपी का उद्देश्य। तो इसके परिणाम भी निकलेंगे कुछ ना कुछ। तो शॉक थेरेपी के परिणाम भी निकले। देखिए पूरी तरह से असफल रहा। सबसे पहली बात पूरी तरह से असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई या फिर नहीं ले जा पाई जिसका उसने वादा किया था। इसीलिए जो है शॉक थेरेपी असफल हो गया। सिंपल सा बात है। दूसरा क्या है कि रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। औद्योगिक ढांचा टूट गया इसका मतलब ये हुआ कि रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पूरा निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकत कर रही थी, इसलिए कदम सभी उद्योगों को मतलब क्या बोल सकते हैं कि मठिया मोट करने वाला साबित हुआ। इसीलिए इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें मतलब ऐसे वैसे दामों में मतलब औने पौने दामों में बेच दिया गया। तो रूसी मुद्रा यानी रूस की मुद्रा है रूबल, उनकी मुद्रा में भी गिरावट आई। समाज कल्याण व्यवस्था की बर्बादी हुई। बड़ी बड़ी कंपनियों की उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया गया। आर्थिक विषमता, बड़े देशों में अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर हुआ। ये क्या बात कर रहे हैं? इसके परिणाम बात कर रहे हैं। और खाद्यान्न संकट तो आएगा ही आएगा। कालाबाजारी को बढ़ावा मिला, ब्लैक मार्केटिंग को। इतिहास के सबसे बड़ी गराज सेल मैंने अभी बताया। क्यों कहा गया इतिहास का सबसे बड़ी गराज सेल शॉक थेरेपी को? क्योंकि सभी उद्योगों को ये क्या किया था? बेच दिया था जैसे तैसे दामों पर। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर यानी कबाड़ के भाव में बेच दिया गया था हैं। इसीलिए जो है शॉक थेरेपी, यही सब इसका परिणाम निकले। समझ रहे बात को? तो और क्या बताया जाए, ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेल में भाग लेने वाले सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा कालाबाजारियों को बेच दिए गए क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और साथ ही साथ वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि वह इस सेल में भाग ले सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ परिणाम निकले एक शॉक थेरेपी का बाहर आकर। साम्यवादी देश और भारत के बीच क्या बात हुई? देखिए कि भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। दोनों का ही सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। दोनों ही देश लोकतंत्र पर विश्वास यानी बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक पर। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ। 80 किसके बीच? भारत और रूस के बीच 80 समझौता हुआ। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, यानी भारत रूस से आज भी डिफेंस सेक्टर के मामले में रूस से हथियार आज भी आयात करता है, इंपोर्ट करता है। भारत में रूस से तेल का आयात होता है, क्रूड ऑयल का। वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद मिलती है। कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत को समर्थन भी प्राप्त है। तो इतना सारा चीज़ भारत और रूस के बीच में बना हुआ। तो इससे देख के पता चलता है कि लगभग क्या पूरी तरह से भारत और रूस का जो बीच में संबंध अच्छे ही हैं। अब देखिए अरब क्रांति क्या है? ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। और अफ्रीका कहाँ पर है? हमने बताया था जस्ट दक्षिणी गोलार्ध में है, 0 डिग्री के एकदम सीधे नीचे पर हम लोग का उत्तरी अफ्रीका पड़ेगा। यहाँ पर तानाशाही सरकार थी। कहाँ पर? ट्यूनीशिया पर। यहाँ के मीडिया
ध्यान सुनिएगा, यहाँ की जो मीडिया थी, मीडिया हाउसेज जितने भी थे यहाँ के ट्यूनीशिया के, बात किया जा रहा है कि वह सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा नहीं सकता था। अब तानाशाही है तो दिखा कैसे सकता है? हाँ, तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ लोगों पर अत्याचार होते थे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। कहाँ की बात हो रही है? ट्यूनीशिया की। तो 1987 से यहाँ राष्ट्रपति थे, देखिए नाम लिखा है, जीन इल अबेदीन बेन अली यहाँ के राष्ट्रपति थे 1987 से। अब अरब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए एक कहानी इस पर है, एक स्टोरी है जो आपको सुनकर बहुत ही हैरान कर देगी स्टोरी, लेकिन इसी के बोला जाए तो इसी के आधार पर जो है अरब में क्रांति की शुरुआत होती है। देखिए कहा कि अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाऊजी जी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुई। सुसाइड। क्या है कहानी? देखिए कौन थे मोहम्मद बाऊजी? मोहम्मद बाऊजी जी एक गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। यह जब 3 साल के थे जब इनके पिताजी मृत्यु हो गई थी इनके पिताजी के। सोचिए 3 साल में किसी के पिताजी की डेथ हो जाना, कितना ख़राब स्थिति से गुजरे होंगे वो। तो इनमें क्या असर पड़े, इनके पिताजी की मृत्यु के क्या असर पड़े? 10 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और यह बिजनेस जो करते थे वो फल बेचा करते थे। तो मुख्य समस्याएं क्या थी? मोहम्मद बाऊजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ था। उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। हमने बताया ट्यूनीशिया में तानाशाह शासन था। 17 दिसंबर को जब वह फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर वह रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से बात कर उसे वहां से हटाने की कोशिश की और उसके ना मानने पर उन्होंने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस ने इनके फल और इनका सामान छीन लिया और इनकी बेइज्जती की और साथ ही साथ मारा भी। पुलिस शुरू से ही, खैर छोड़ो, इन सभी चीज़ों की वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया बाबूजी, और खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। लोगों ने इनको बचाने का प्रयास तो किया पर वह नहीं बच सके। आत्मदाह करते वक्त उनके चचेरे भाई यानी अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया और यह वीडियो फेसबुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 4 जनवरी 2001 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल होते हैं। तो मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु के बाद क्या होता? देखिए कि मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु के बाद कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध को दबाने के लिए वहाँ की सरकार उन पर गोलियाँ भी चलवा दी। तानाशाह थे ताकि लोग डर के शांति से बैठ जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। विरोध के बढ़ने की वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया और बाद में आपातकाल भी लागू किया गया। अंत में बेन अली ने, उनके चचेरे भाई ने अपने पद से, चचेरे भाई मतलब वहाँ के राष्ट्रपति जो बने थे 1987 में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बेन अली का शासन खत्म हो गया। तो ट्यूनीशिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया था? जाहिर सी बात है, गुस्सा में। तानाशाही तो था ही, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, मोहम्मद बाऊजी का भी बदला लेना था उनको। तो ट्यूनीशिया में आंदोलन के सफल होने के बाद धीरे धीरे आंदोलन पूरी उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में फैल गया। अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या निकले? अरब क्रांति सफल नहीं हुई, इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ। अरब क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गए। कुछ देशों में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया। प्रसादी अरब और अन्य देशों ने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाल लिया। अब देखिए मध्य पूर्व का संकट क्या था। मध्य पूर्व के संकट के अंदर मुख्य रूप से हमें 2 विषयों पर बात करनी है। एक है अफगानिस्तान संकट जो 1979 to 89 चलती, एक है प्रथम खड़ी युद्ध। तो अफगानिस्तान संकट क्या, देखिए कि अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। अफगानिस्तान विश्व युद्ध एवं शीत युद्ध दोनों से अलग रहा। न तो विश्व युद्ध में भाग लिया न तो शीत युद्ध में भाग लिया। 1960 में अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह द्वारा कुछ राजनीतिक बदलाव किए गए। क्या क्या बदलाव किए गए? देखिए, पहला अफगानिस्तान में चुनाव कराए गए, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। ये सही भी था। तो 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए थे। तो समाजवादी हस्तक्षेप क्या था कि 5 साल बाद यानी 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान PDPA ने दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और PDPA एक समाजवादी पार्टी थे, मतलब
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू किया जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और इस ज़मीन को उन लोगों में बांटने लगे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। इस वजह से अफगानिस्तान के गांव लोग सरकार से नाराज़ हो गए। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई पर उसमें कामयाब नहीं हुए। अब देखिए यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ ने इनकी मदद करते हुए उन्हें हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। फिर भी लोगों के विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका, तो व्यवस्था को खराब होते हुए देखकर 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी और 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में भेजे जाने का विरोध किया गया। तो पर सोवियत संघ ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने अफगानिस्तान के शहरों और वहाँ की संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। युद्ध क्या था अफगानिस्तान का कि इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानिस्तान के लोगों ने उसे धर्म युद्ध का नाम दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया और इस तरह दोनों महाशक्तियाँ अफगानिस्तान युद्ध में आमने सामने आ गई। ओसामा बिन लादेन भी इस युद्ध में शामिल था और इसी युद्ध से शुरुआत हुई तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की होड़। अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? तो 1985 में गोरबाचोव, मैंने बताया था कल गोरबाचोव के बारे में पिछले वीडियो में, तो गोरबाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बदलाव लाने शुरू किए। इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया और 1989 तक सोवियत सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर जा चुकी थी। इस तरह अफगानिस्तान युद्ध में का अंत हुआ। और युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ अफगानिस्तान में? तो यूएसएसआर के सेना के बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्या खत्म नहीं हुई, वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया उन्हीं सब आतंकवादी गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे कि अलकायदा, तालिबान और अन्य गुट जो शामिल थे। तो मैं क्या बोल रहे थे कि हाँ, आपको बताए थे कल एक चीज़ बताया था कि अफ़गानिस्तान का जो भारत मतलब यूएसएसआर जो सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया था और इससे क्या हो गई थी, सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई थी। मैंने कल इस चीज़ आपको बताया था। तो देखिए अब है खाड़ी युद्ध। 1990 में 1990 में खाड़ी युद्ध जो है, आपको इसके बाद की चैप्टर जो है, यानी इसके बाद जो एक चैप्टर है आपका जाके क्या नाम है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, वहाँ पर आपको खाड़ी युद्ध देखने को मिलेगी। और उस खाड़ी युद्ध में उसमें पूरी जानकारी आपको वही नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। तब तक के लिए अच्छा, फिर थोड़ा सा चलिए मैं बता ही देता हूँ कि 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना। इस दौरान यूएन ने इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दी और इसका एक दो नाम पड़ गया था, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इस तरह करके ये युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेसन 2 जो है समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो और भी मिल सके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।